गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024891। हम क्या करते हैं, इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास सीजीएल की एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होते। तो चलिए आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इन पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, इफ p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 माइनस r की पावर 1/3 बराबर 0, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, p प्लस q माइनस r का क्यूब प्लस के अंदर 27 pqr, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं इस टर्म को ऐसा लिखूं, p की पावर 1/3 का क्यूब प्लस q की पावर 1/3 का क्यूब माइनस के अंदर r की पावर 1/3 का क्यूब का होल क्यूब प्लस 27 pqr। अगर हम ऐसा लिख दें तो क्या मुझे इन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम निकालना है। तो जब भी तीनों नंबर्स के क्यूब का सम निकालना होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कहीं इन तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। इन तीनों का टोटल 0 गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3abc। अब ये माइनस का है तो -3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और r की पावर 1/3, इस पूरे का होल क्यूब प्लस 27 pqr, ये हमारे पास होगा। यहां से -3 का क्यूब करूंगा -27, pqr का क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा pqr, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 27 pqr। तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका। अब किसी को अगर ऐसे करने का मन नहीं हो तो p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 इक्वल लिख सकते हैं क्या r की पावर 1/3। और मुझे यहाँ पावर 1/3 दे रखी है और यहाँ इसका क्यूब दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं इसका क्यूब कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा p प्लस q प्लस 3, p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 इंटू में p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 बराबर क्या आ जाएगा r। p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 की जगह, इस टर्म की जगह क्या मैं r की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। r की पावर 1/3 लिखूंगा तो ये वाली टर्म मैं उधर ले जाता हूँ, r को इधर ले आता हूँ, तो p प्लस क्यू माइनस r बराबर क्या आएगा -3pqr की पावर 1/3। फिर से अगर अपन इसका क्यूब कर दें तो p प्लस क्यू माइनस r का क्यूब -3 का क्यूब करूंगा -27 pqr r। ये माइनस की टर्म इधर आती प्लस की, तो p प्लस क्यू माइनस r का क्यूब प्लस 27 pqr बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हमने इसी क्वेश्चन को दोबारा से दूसरे तरीके से भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 देखो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें इसके मान बताना है कि क्या होगा। हम लोगों को दे रखा है कोसेक की पावर 6 है, माइनस के अंदर कोट की पावर 6 है, माइनस में 3 कोसेक स्क्वायर इनटू में कोट स्क्वायर। अगर आप इसके साथ इनटू में कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये पूरी टर्म क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए का होल क्यूब बनी क्या, क्योंकि क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है 1।
तो 1 का क्यूब क्या आया 1। अब हमें 1 ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 53 नंबर की ओर। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अब देखो ये फिर से हमारे पास क्या आया, हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोगों को क्या दे रखा है सेक थीटा इनटू के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो न्यूमेरिक वैल्यू आप चाहो तो थीटा का मान रख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्या होगा, ये हमारे पास क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। दूसरी टर्म को क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है, माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कोस थीटा, ऊपर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा 1 प्लस 1 2, ये कोस थीटा ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 2 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे अगर नहीं करना हो तो थीटा आप चाहो तो 45 डिग्री रख लो, चाहो तो आप 60 डिग्री रख लो, चाहो तो 30, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 54 पर। इन द गिवन फिगर PQRS is a square, SRT is an equilateral triangle, find SOR। हमें ये एंगल SOR फाइंड करना है कि कितना है। तो देखिए ध्यान देना, PQRS हमारे पास एक स्क्वायर है और SRT एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री और ईच एंगल 60 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 था, तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री। RQ इसका डायगोनल है, तो ये कितना आएगा 45 डिग्री। अब ये 45 ये 30, तो ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो 45 प्लस 30 क्या आएगा 75। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 55 की ओर। फिफ्टी 55 देखो हमें क्या करे, अनुज रमेश से 3 गुना तेज है। रमेश अकेला 48 डेज में काम को कर सकते हैं। अनुज और रमेश एक साथ काम शुरू करते हैं। अनुज काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देते हैं, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें पता है कि रमेश जो है वो अकेला काम को कर सकता है 48 डेज में। अनुज जो है वो रमेश से 3 गुना तेज है। रमेश की एफिशिएंसी 1 तो अनुज की एफिशिएंसी 3। रमेश की एफिशिएंसी 1, उसको काम करने में 48 डेज लगते हैं, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 48। क्वेश्चन ने कहा दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते। अनुज और रमेश स्टार्टिंग में दोनों थे। अनुज काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देते। अगर यहां काम खत्म हो रहा है तो उससे 4 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया अनुज ने। तो लास्ट के 4 दिन कौन था रमेश था। रमेश रोज कितने पेड़ लगाता है 1, तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाएगा 4। टोटल पेड़ लगाने थे 48, 4 लग गए तो बचे कितने 44। ये 44 पेड़ कौन लगाएंगे दोनों मिलकर। दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं 4, तो 44 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 44/4 क्या जाएगा 11 दिन। तो हमें बताना है पूरा काम होने में कितना समय लगा। दोनों ने मिलकर 11 दिन काम करा, रमेश ने 4 दिन काम करा, तो पूरा काम होने में कितने दिन लगे 11 + 4 15 डेज।
तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 15 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 225 मीटर की समान लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती। वे एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे? टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ 225 मीटर। पहली ट्रेन की लेंथ भी है 225 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ भी है 225 मीटर। पहली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, हमें ये बताना है। टाइम बराबर होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल तो 450, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड का टोटल 108। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 से क्या 6 बार, 450/30 तो क्या जाएगा 15 सेकंड। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी? 15 सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमेशा टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है। इसी की मदद से हम ट्रेन के सारे क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 की ओर। 3 एथलीट ए बी सी क्रमशः 20, 40 और 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 किलोमीटर वृत्ताकार ट्रैक का एक ही दिशा में दौड़ते हैं। वे सीटी बजने के बाद एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने सेकंड के बाद वे दोबारा मिलेंगे? 3 एथलीट्स ए बी सी विद रनिंग स्पीड 20 मीटर, 40 मीटर एंड 60 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, सेम डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक 1 किलोमीटर long. If they start together after the blow of the whistle, then after how many second they meet again? अब देखो इनके मिलने का टाइम बता दें। जब भी सर्कुलर पथ पर मिलने के टाइम की बात करता है तो हमेशा क्या करते हैं, सभी के द्वारा एक चक्कर लगाने में टाइम का एलसीएम निकालते हैं। अब टाइम कैसे ले? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को क्या हम 1000 मीटर लिख सकते हैं? तो ए को कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ ए अगर अपन निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1000, ए की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए का टाइम मेरे पास क्या जाएगा? 50 सेकेंड। टाइम ऑफ बी अगर निकालें तो 1000/40, तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 25 सेकेंड। टाइम ऑफ सी अगर निकालें तो 1000/60 या 50/3 सेकेंड। ये तीनों का टाइम आ गया। इस टाइम का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं। तो अंश का एलसीएम 50, हर का एचसीएफ 1, तो क्या जाएगा? 50 सेकेंड। तो ये कितने समय बाद मिल जाएंगे? 50 सेकेंड के बाद दोबारा सब लोग मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। अनिल अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। 13% डिस्काउंट देने के बाद हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। अनिल मार्क हिज गुड एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 13%, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज? कॉस्ट प्राइस अगर अपन मान ले कि 100, एमआरपी 35% ज्यादा है तो एमआरपी कितना होगा? 135। इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना परसेंट का? 13% का। तो 135 कहा क्या अपन 13% निकाल लें? 135 का अगर अपन 13% निकालें, का मतलब मल्टीप्लाई 13% हटाया बटा में 100, 5 से क्या 27 बार, ये गया 20 बार। 27 को अगर अपन 13 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? 270 और 81, 351/20। 20 का भाग दिया, सबसे पहले भाग गया एक बार, बच जाएगा 15, 151,
फिर चला जाएगा 7 बार, 140 बच जाएगा 11, 110 फिर चला जाएगा 5 बार, बच जाएगा 10 फिर चला जाएगा 5 बार। तो 17.55 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने में? 135 में से 17.55 घटा दें तो क्या जाएगा? 117.45। 100 वाली चीज अगर 117.45 में बेच रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 17.45 का। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 17.45%। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप चाहते तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 100 तो एमआरपी 135, डिस्काउंट दे रहे हैं 13% का, तो 100 माइनस 13 87। कितना प्रॉफिट हुआ हमें ये बताना है। इसको सोल्व कर लेंगे। 5 से गया 27 बार, ये गया 20 बार। अब 100 प्लस पी की वैल्यू 27 इंटू 87 अपॉन 20। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 17.45। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 59 की ओर। 59 देखो हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल हमें दे रखा है 2s। हम लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें जो फाइंड करना है, अगर मैं यहां लिखूं, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहां ac है, तो ac को देखते हुए अगर मैं लिखूं a प्लस सी बराबर 2s माइनस बी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 4s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 4sb। ये हमारे पास आ जाएगा। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। बी स्क्वायर को हम इधर ले आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 4s स्क्वायर माइनस में 4sb। तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूं 4s स्क्वायर माइनस 4sb बटा के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेकंड अगर मैं इसको ऐसा लिखूं a प्लस बी बराबर 2s माइनस सी, अगर स्क्वायर कर दो तो यहां से भी क्या टर्म बनेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4s स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? 4sc। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? 4s स्क्वायर माइनस में 4sc। अब मैं 4s यहां से अगर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? s माइनस बी। 4s यहां से कॉमन ले लूं तो s माइनस सी। 4s से 4s कट जाएगा तो s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। आप चाहे तो इसको कंसेप्ट ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ इसको करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s से 4 वेरिएबल है, किन्हीं 3 को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो a बराबर b बराबर c बराबर 2 मानते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 60 नंबर। त्रिभुज की 3 भुजाएं 6, 8 और 10 है, तो इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। अब त्रिभुज की 3 साइड अगर 6, 8, 10 है तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो देखकर आपको पता लगेगा क्या कि आपके पास बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल होगा। मेरे पास उसकी साइड में क्या लिख दूं? 6, 8 और 10। यहां मेरे पास कोई अगर इस तरह से स्क्वायर बनेगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये पता है क्योंकि 6, 8, 10 क्या है? ट्रिपलेट रेशो। तो यहां जो स्क्वायर बनता है उसकी अगर भुजा देखें सॉरी
उसकी भुजा अगर हम देखें वो क्या होती है, बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट। तो 8 6 48 बटा में 14, तो ए का मान क्या आएगा 24/7। ये स्क्वायर की साइड आएगी। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 24/7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। किसी को अगर दिक्कत है कि 60 में यह आया कैसे, तो वो क्या कर सकता है, ये साइड सारी ए होंगी, ये 6 है तो ये 6 माइनस ए हो जाएगी, ये 8 माइनस ए हो जाएगी, ये दो ट्रायंगल बनेंगे और ये स्क्वायर बनेगा। इन तीनों के एरिया का सम ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, तो वहां से भी ये निकाल सकता है। या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट, ट्रायंगल के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े स्क्वायर की साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। 36 और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सेकेंद्रीय वृत्त जिनके केंद्र ओ है, ओपी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, जीवा ए बी जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है, इसकी लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, दो सर्किल बना लेते हैं। ये हमारे पास हमने एक स्पर्शरेखा बना ली। चलिए देखते हैं भाई, ये मान लिया दो सेकेंद्रीय वृत्त थे, ये ओ इसका सेंटर है, ओपी हमारे पास क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ए बी क्या है, जीवा है, जो क्या करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें ए बी की लंबाई बतानी है कि क्या होगी, ओपी कितनी है 36 सेंटीमीटर। ओ को अगर मैं बी से मिलाऊं तो ये कितना आएगा 60। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये 36 से ये 60 है, तो क्या अपन इसकी वैल्यू निकाल लें। ये 12 का 5 गुना है, ये 12 का 3 गुना है, तो ये 12 का 4 गुना क्या होगा 48। डिफरेंट रेशियो बने, तो ये 48 तो ये भी 48। तो ए बी की लंबाई 48 प्लस 48 96। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो हमारे पास इस जीवा की लंबाई क्या आ जाएगी 96 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। ये हमारे पास सर्किल का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 62 की ओर। हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। क्यूब रूट में 9 लिखा हुआ है, तो क्या मैं 9 की पावर 1/3 लिख दूं, 3 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/4 और 82 की पावर 1/6। ये चारों टर्म मैं लिख सकता हूं। मुझे बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखो 16 जो होता है वो क्या 2 की पावर 4 होता है, तो ये 9 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, इसको 2 की पावर 1/1 लिख सकते हैं, और ये 82 की पावर 1/6। अब सबके बटा में 6 है, तो मुझे सबकी पावर को 6 बनाने। सबके बटा में 6 है, तो एलसीएम 6 लिया, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 3 से, इसको 6 से, और ये 6 है, तो ये क्या बनेगा 9 के स्क्वायर की पावर 1/6, 2 अंदर लिया, 3 के पावर 3 की पावर 1/6, 2 की पावर 6 की पावर 1/6 और 82 की पावर 1/6। यहां से अगर देखें तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का क्यूब 27, 6 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 और 64 और 82 की पावर 1/6। अब सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 82,
तो सबसे बड़ी वैल्यू भी क्या है, ऑप्शन डी। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें क्या करना होता है, इनकी जो बाहर वाली पावर है उनको सेम बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। देखिए 63 DI का क्वेश्चन है, स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। बजट एस्टिमेटेड बाय फैमिली फॉर देयर मंथली एक्सपेंसेस। हमें क्या दे रखा है, एक फैमिली का बजट एक्सपेंसेस दिखा रखा है कि क्या है, एक परिवार के द्वारा उसके मासिक खर्च के लिए अनुमानित बजट, कुल वेतन हमें दे रखा है 32,000, 32,000 रुपये। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बता रहा है। द फैमिली एक्चुअल स्पेंड 467 ऑन ग्रोसरी, देन द डिफरेंस इन अमाउंट बजटेड एंड स्पेंड ऑन ग्रोसरीज। ग्रोसरी पर, अब देखो उन्होंने ग्रोसरी पर 32,000 का कितना परसेंट सोचा था, 20%। 32,000 का अगर मैं 20% निकालूं तो क्या आ जाएगा, 6,400 रुपए। उनका बजट था कि वो ग्रोसरी पर, किराने पर कितना खर्च करेंगे, 6,400, लेकिन उन्होंने खर्च सिर्फ कितना करा, 4,672 रुपए। तो दोनों खर्चों के बीच का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। 10 में से 2 गई 8, 2 में से 7 गई 2, 13 में से 6 गई 7, 1,728 रुपए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बजट के लिए जो हमने अनुमानित रकम की थी वो ज्यादा थी, जबकि हमने खर्चा कम करा तो 1,728 रुपए का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी DI का 64। परिवार के द्वारा कपड़े और किराने पर एकत्रित अनुमानित बजट बताना है कि क्या होगा। हमें क्या करना है, क्लोथ्स और ग्रोसरी पर, ग्रोसरी है 20%, क्लोथ्स की बात करें तो 8%, टोटल कितना हो गया, 28%। तो हमें क्या करना है, 32,000 का 28% निकालना है, 32,000 का 28% निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 32,000 का मतलब मल्टीप्लाई 28% हटाया बटा में 100, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4, 896। तो क्या आ जाएगा, 8960। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मैंने 320 को 28 से गुना नहीं करा, 320 को 32 गुना 10 सोचा, 28 को 28 रहने दिया, 32 को 30 प्लस 2 और 28 को 30 माइनस 2, तो वहां से मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 65 पर इसी DI का तीसरा क्वेश्चन। हमें क्या कह रहा है, ड्यू टू सडन मैरिज द फैमिली एंकर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑफ 3040 इन टोटल, देन द इंक्रीज इन अमाउंट अंडर दिस नीड फ्रॉम दैट बजट इज। कह रहा है आकस्मिक शादी के कारण परिवार का कुल 3,040 रुपए का विविध खर्च उठाता है, तो इस भाग में उसका बजट के मुकाबले कितनी रकम की वृद्धि हुई। अब देखो मिसलेनियस कितना था, 7%, तो 32,000 का अगर हम 7% निकालें, 32,000 का 7% निकालें तो क्या आ जाएगा, 7 21 2240 रुपए, जबकि खर्चा हमने कितना करा, 3,040 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 800 रुपए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो बजट के मुकाबले हमने कितने रुपए ज्यादा खर्च करे, 800 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए हमें क्या करें, दो संख्याओं का अंतर 2395 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या बतानी है कि क्या है। दो नंबर्स मान लिए ए और बी, ए और बी का डिफरेंस 2395। कह रहे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर हमें मिलता है भागफल 7 और शेषफल कितना मिलता है, 25। तो ये नंबर ए क्या होगा, 7 इंटू बी प्लस 25 होगा, 7 इंटू बी प्लस 25 होगा, क्योंकि हमें पता है क्वोशिएंट 7 है और रिमाइंडर 25। तो ए इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर होगा। ए की जगह अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या आएगा, 7b प्लस 25 माइनस बी बराबर 2395। 7b में से b गया 6b, 25 उधर जाते माइनस का
2370। तो बी का अगर अपन यहां से मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 6 18 बच जाएगा 5 57, 9 6 54 बच जाएगा 3, फिर चला जाएगा 30 चला जाएगा 5 बार। बी का मान 395, तो ए का मान क्या होगा, a माइनस 395 बराबर 2395। तो a की वैल्यू 2395 प्लस 395, तो ये मेरे पास क्या जाएगा 2790। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान देना, ये हमने क्वेश्चन सोल्व करा, लेकिन अगर मैं कहूं आप सिर्फ ऑप्शन अगर देखते तो आपका आंसर आ जाता। दो संख्याओं का अंतर 2395, हमें बड़ी संख्या बतानी है कि क्या है। बड़ी संख्या डेफिनेटली 2395 से बड़ी होगी, 2395 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन देखकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 67। A swimming pool has 3 drain pipes. The first 2 pipes A and B open simultaneously can empty the pool in half of the time that by taken by C alone. Pipe A working alone take half the time taken by pipe B. Together they take 6 hours 40 minutes to empty the pool. Time taken by pipe A to empty the pool in hours 6. कह रहे तरनताल में 3 निकासी नल लगे हुए, ए और बी एक साथ काम करते हुए सी की अपेक्षा आधे समय में ही इस ताल को खाली कर सकते हैं। नली ए अकेले काम करते हुए बी की अपेक्षा आधा समय लेती है। ए का टाइम बी से आधा है, ए का टाइम बी से आधा है, तो टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 2:1। हमें कह रहा है दोनों मिलकर इसको खाली करने में कितना समय लेते, 6 घंटे और 40 मिनट। तो ए के द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। दोनों की टोटल एफिशिएंसी 3, दोनों की एफिशिएंसी 3, दोनों का टाइम 6 घंटे 40 मिनट, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 6 18 और 2 20 घंटे। टोटल वर्क क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब टैंकी में कितने मटके आते हैं, 20। ए इसको खाली करने में कितना समय लेगा, तो ए का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 20/2 क्या जाएगा 10। तो ए इसको खाली करने में कितना समय लेगा, 10 घंटे। ये हमारा आंसर आ गया। सी का हमारे पास कोई भी यूज नहीं था, सी हमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि दोनों का हमें टाइम दे रखा है और हमें ए का टाइम चाहिए और दोनों की एफिशिएंसी का डायरेक्ट रिलेशन भी हमें यहां से मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 68 नंबर की ओर। 68 देखो हमें क्या करें, एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। इसमें महिला और पुरुषों का अनुपात है 43:40। पुरुषों में से यदि 24% साक्षर और महिलाओं में से 8% साक्षर है, तो शहर की कुल निरक्षर लोगों की संख्या हमें बतानी है कि क्या है। तो देखो टोटल पॉपुलेशन है 3,11,250। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल। मेल हमारे पास है 40 और फीमेल है 43। तो यहां से अगर अपन टोटल पॉपुलेशन से मेल निकालें तो 3,11,250 की रेशियो में वैल्यू है 83, वैल्यू हमें चाहिए 40 की। 83 से इसको काटें, सबसे पहले गया 3 बार 249, हमारे पास बच जाएगा 51 और 11, मेरे पास क्या बच जाएगा 62, 622। फिर ये चला जाएगा 7 बार, 7 8 56, और मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार, तो मेरे पास क्या आ गया 21, 581। बच जाएगा 19 और 12, तो 19 और 12 क्या बच जाएगा 31, 415। 415 बचा तो कहला गया 5 बार। 3750 गुना 40, तो 3700 का डबल 3750 का डबल 7500, 7500 का डबल 15,000, तो 1,50,000। तो मेल हमारे पास कितने आ गए 1,50,000। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी 3,11,250 में से घटा दे तो 1,61,250। अब कह रहे कि इसमें से लिटरेट कितने हैं, लिटरेट हैं 24% मेल और 8% फीमेल। अगर अपन 1,50,000 का 24% निकालें
तो 15,000, 30,000 और 4% 6,000, तो 36,000 लिटरेट हो गई। अब 1,61,250 का अगर 8% निकालें तो 10% तो आ गया 16,125, 1% आ जाएगा 1612.5, तो 3225 अगर अपन इसमें से घटा दें तो मेरे पास क्या जाएगा 3225, 12,900, 3225 घटाते ही 12,900 आ जाएगा। इसका मतलब 12,900 हमारे पास क्या हो गई, फीमेल लिटरेट हो गई। तो अब इलिटरेट हमें क्या बताना है, इलिटरेट पॉपुलेशन बतानी है कि कितनी है। तो इलिटरेट अगर अपन ढूंढें तो 1,50,000 में से 36,000 घटाए तो 1,14,000 तो मेल इलिटरेट हो गई। 1,61,250 में से 12,900 अगर अपन घटा दें तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 12 में से 9 गए 3, फिर 10 में से 2 गए 8, ये 15 में से 1 गए 1,48,350। 1,48,350 में 1,14,000 अपन ऐड कर दें तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 2,62,350। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 69 पर। 69 देखो मैं क्या करें, इन ए ट्रायंगल ABC the length of side AB, AC and BC are 3, 5, 6. If the point D on the BC is drawn such that line AD bisect the angle A internally, then what is the length of BD? हमें BD की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। चलिए सबसे पहले अगर अपन एक ट्रायंगल बना लें, ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर हम एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है अपन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा AD, AB हमारे पास कितनी है 3, AC हमारे पास कितनी है 5 और BC कितनी है 6। कोण ए का समद्विभाजक AD है तो हमें क्या करना है, BD की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में बांटता है जिन दो साइड के अनुपात से वो बना होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AB और AC का जो रेशो होगा वही किसका रेशो होगा, BD और DC का। अब AB और AC का रेशो हम लोगों को पता है, ये कितना है 3:5। तो यहां से अगर अपन BD फाइंड करें, टोटल BC है 6, रेशो का टोटल 8 है और वैल्यू किसकी चाहिए 3 की, हमें किसकी चाहिए BD की 3 की। तो क्या आ जाएगा 18/8, 9/4 या 2.25। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। tan A बराबर n/n+1, tan B बराबर 2n+1। तो हमें A प्लस बी बताना है कि किसके बराबर है। अब देखो अगर मैं tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हमारे पास क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B। अब मुझे A प्लस बी चाहिए, इसीलिए मैंने tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। tan A की वैल्यू क्या होगी, n/n+1। tan B की वैल्यू क्या होगी, 1/2n+1। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस n/n+1 इनटू के अंदर 1/2n+1। तो अगर मैं ऊपर एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा n इंटू 2n+1 प्लस के अंदर n+1। अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा n+1 इंटू 2n+1 माइनस के अंदर n, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो क्या आएगा 2n² प्लस n प्लस n प्लस 1 बटा में क्या आ जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस के अंदर क्या आ जाएगा n, n से n कट जाएगा। 2n² प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में भी 2n² प्लस 2n प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास 1 आया। इसका मतलब tan A प्लस बी बराबर 1, ये कितने डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर।
45 डिग्री को हमें रेडियन में अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, π/4 रेडियन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारे पास हमारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 71 पर। 71 देखो हमें क्या करें, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देते हैं, वह केवल गैर कानूनी सामान ही बेचते हैं और वस्तु के क्रय मूल्य का 10% रिश्वत के रूप में देते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये और 9.09% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखो 25% का डिस्काउंट देता है, उसे 9.09% का प्रॉफिट चाहिए, गैर कानूनी सामान बेचता है और 10% का रिश्वत के रूप में पे करता है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हमें उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2500। अब इस 2500 रुपये का 10% उसका खर्चा हो जाएगा, क्या किस तरह से वो रिश्वत देता है, वो हमें क्या करता है, ब्राइब देता है। तो ब्राइब अगर निकालो इसका 10% 250 रुपये, तो उसको कॉस्ट प्राइस ये कितने का पड़ा, 2500 प्लस 250 2750 रुपये। इस पर उसे प्रॉफिट चाहिए 9.09% का या 9 से 1/11% का। तो 9 से 1/11% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/11, कॉस्ट प्राइस अगर 11, प्रॉफिट 1 का, तो सेलिंग प्राइस 12। अब मैं यहाँ से 1 की वैल्यू 11 की वैल्यू 2750, तो 1 की वैल्यू 250, तो 12 की वैल्यू 3000 रुपये। अब वो आर्टिकल को 3000 रुपये में बेचना चाह रहा है, लेकिन आर्टिकल को 3000 रुपये में भी कब बेचेगा, जब डिस्काउंट कितना देगा, 25% का। अब डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमआरपी पर। 25% फ्रैक्शन में 1/4, तो एमआरपी 4, 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 3, 3 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू 1000, तो एमआरपी 4000। तो उस आर्टिकल का एमआरपी कितना हुआ, 4000 रुपये। यह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर क्या आया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 72 की ओर। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था जिसमें हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना था। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इसके कॉस्ट प्राइस में 10% जो वो ब्राइब दे रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 72 की ओर। An enterprise got a bonus and decide to share it in equal part between the worker. It turned out, however, there were 3 more workers than it had been assumed. In that case, each of them would have got 4 rupees less. The administration had found the possibility to increase the total sum of the bonus by 90 rupees. As a result, each employee worker get 25 rupees. How many people got the bonus? अब देखो मैं कह रहा है, एक कंपनी को एक बोनस मिला जो उसने अपने कर्मचारियों में बराबर बांटना निश्चित किया। बोनस बांटते समय पता चला कि सोची गई संख्या से 3 कर्मचारी अधिक है, इस कारण प्रत्येक को 4 रुपये कम मिले। प्रशासन ने कुल बोनस की राशि 90 रुपये बढ़ा दी, तो प्रत्येक कर्मचारी को 25 रुपये मिले। तो कितने लोगों को बोनस मिला। अब मान लिया कि टोटल जो बोनस है वो हमने मान लिया x रुपये। टोटल बोनस हमने क्या मान लिया, x रुपये। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने जो पहले एम्प्लॉई इंज्यूम करे थे वो कितने मान लिए, n। तो अब x रुपये अगर n एम्प्लॉइज में बांटते तो पर एम्प्लॉई को कितने रुपए मिलते, x/n रुपये। x रुपये अगर n एम्प्लॉई में बांटते तो पर एम्प्लॉई को कितने रुपए मिलते, x/n रुपये। लेकिन बाद में पता चला कि 3 कर्मचारी अधिक है, तो एम्प्लॉइज हमने n माने थे, तो एम्प्लॉइज हमारे पास कितने हो जाएंगे, n+3। तो पर एम्प्लॉई को हम अब कितना देंगे, x/n+3। अब जो मिलने वाला बोनस है वो क्या हो जाएगा, 4 रुपये कम हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 4 रुपये। पहले अगर x रुपये n एम्प्लॉइज में बढ़ते तो पर एम्प्लॉय को इतना मिलता, अब n+3 एम्प्लॉइज में बढ़ रहे हैं तो पर एम्प्लॉय को जो रुपए मिल रहे हैं वो 4 कम मिल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये बन गई। अब हमें कह रहा है कि कंपनी ने क्या करा, बोनस की राशि 90 रुपये बढ़ा दी और अब प्रत्येक एम्प्लॉय को 25 रुपये मिलने लगे। पहले टोटल बोनस x था, तो अब टोटल बोनस कितना हो गया, x + 90।
अब x प्लस 90 रुपये ये हम कितने इंप्लॉइज के अंदर बांटेंगे, n+3 में, और पर इंप्लॉय को कितने रुपए मिलेंगे, 25 रुपये। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो x प्लस 90 बराबर 25n प्लस 75। तो x का मान क्या आ जाएगा, 25n माइनस 15। x की वैल्यू क्या आई, 25n माइनस 15। तो x की वैल्यू अपन यहां पर रख दें इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में अगर अपन x की जगह रखें तो 25n माइनस 15 बट्टा में n, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं और 4 को मैं अगर इधर ले आऊं तो बराबर क्या आएगा, 25n माइनस 15 बटा के अंदर n+3। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 25n माइनस 15 माइनस में 4n बटा में n बराबर क्या आएगा, 25n माइनस 15 बटा में n+3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 25n में से 4n गई, क्या बचा, 21n माइनस में 15 गुना के अंदर n+3 बराबर आएगा 25n माइनस 15 गुना में n। तो क्या आ जाएगा, 21n² प्लस के अंदर 21 इंटू 3 63n माइनस में 15n माइनस में 15 दिए 45 बराबर क्या आएगा, 25n² माइनस में 15n। 15n से 15n कट जाएगा। अब मेरे पास ये वैल्यू मैं इधर अगर ले आऊं, 25n² में से 21n² अगर मैं घटा दूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 4n²। इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो माइनस में क्या आ जाएगा, 63n, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 45 बराबर 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -63 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल -63 हो, मल्टीप्लाई 45 इंटू 4 180। तो दो टुकड़े क्या, -60 और -3। तो n की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज करा और n² के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दिया। तो 60/4 क्या है, 15। इसका मतलब इनिशियली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 15 थे, लेकिन 3 ज्यादा आए तो 15 + 3 कितने लोगों को बोनस मिला, 18 लोगों को। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें कितने लोगों को बोनस मिला, 18 लोगों को, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अब हमें इसको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाते तो यहाँ सोल्व करने के बाद आप ऑप्शन से n का मान रखकर भी चेक कर सकते थे। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता वो आपका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 73 पर। एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये 3 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। पहले 2 साल में प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने 2100 रुपये चुका दी। तो 3 वर्ष के बाद अपना ऋण चुकता करने के लिए उसको कितनी अमाउंट पे करनी होगी। पर्सन ने क्या करा, कितने रुपए उधार लिए, 6,000 रुपये। किस ब्याज की दर से, 5% से। तो पहले साल 6,000 का 5% बनेगा 300 रुपये। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6,300 रुपये। अब इस अमाउंट में से उसने कितने रुपए पे कर दिए, 2100 रुपये। तो उसकी अमाउंट कितनी बच जाएगी, 4,200 रुपये। इस पर फिर से 5% से ब्याज लगेगा। 4,200 का 5% 210 रुपये। तो उसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी, 4,410 रुपये। इसमें से फिर उसने कितने रुपए पे कर दिए, 2100 रुपये। तो अमाउंट कितनी बच गई, 2,310 रुपये। इस पर फिर 5% से ब्याज लगेगा। इसका 10% 231, तो 5% 115 रुपये 50 पैसे। तो उसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी, 2,425 रुपये 50 पैसे। तो उसको तीसरे साल के अंत में अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2,425 रुपये 50 पैसे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 देखो हमें क्या करें, एक राशि का 1/4 हिस्सा 5% पर निवेश किया गया, 1/6 भाग 6% पर, 1/9 7% पर, और शेष को 10% पर। इन सब निवेश से 2 साल में कुल 2,790 रुपये सरल ब्याज प्राप्त हुआ। तो मूलधन हमें बताना है कि क्या होगा। पहला भाग है 1/4, दूसरा भाग है 1/6, और तीसरा भाग हमारे पास दे रखा है 1/9।
तो बटा में जो नंबर है 4, 6, 9, इनका सबका अगर अपन एलसीएम देखें तो मेरे पास क्या जाएगा 36। तो अगर मैं मान लो कि टोटल प्रिंसिपल उसका 36x है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो पहला भाग है 1/4। 36x का अगर 1/4 भाग निकालें तो क्या आएगा 9x। रेट हमारे पास 5%, टाइम 2 साल। दूसरा भाग 1/6 भाग, 36x का 1/6 भाग 6x, रेट हमारे पास 6%, टाइम 2 साल, बटा में 100। तीसरा भाग 1/9 तो मतलब 4x, रेट हमारे पास 7%, टाइम 2 साल। तो 6x, 4x, 10x और 19x, 36x में से 19x अगर ये हो गया तो हमारे पास कितना बचा 17x। इसके लिए रेट 10%, टाइम कितना 2 साल, बटा में 100। इन सब का टोटल हमारे पास कितना आया 2790 रुपए। तो यहां से अपन इसको सोल्व कर ले। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें 9 5 45 इंटू 2 90x बटा में 100, 72x बटा में 100, 7 चौक 28 दूना 56x बटा में 100, 17 दूना 34 340x बटा में 100 बराबर किसके आएगा 2790 के। तो यहां से सबके बटा में तो 100 है, इन सबको अगर अपन ऐड कर लें तो मेरे पास क्या जाएगा 6 और 2 8, फिर मेरे पास क्या जाएगा 4 और 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, कैरी आ जाएगी 2, तो क्या जाएगा 558, x बराबर 2790 की। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो 2790 इंटू 100 अपॉन में 558, तो ये क्या जाएगा, ये चला गया 279 से 10 बार, ये गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, x की वैल्यू 500, x की वैल्यू 500, तो प्रिंसिपल है 36x, तो 36 गुना 500 क्या जाएगा 18,000। तो उसने कुल कितने रुपए, प्रिंसिपल उसका था 18,000 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और जो हमें पार्ट दे रखे थे उसके लिए हमने प्रिंसिपल बटा वाली टर्म को मानकर 36x मान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 75 की ओर। 75 हमें क्या कह रहा है, ए डेली वेजेज वर्कर हैज पेड 1700 ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 30 days. During this period, he was absent for 4 days and was fined rupees 15 per day for the absent. He was paid the full salary only for 18 days as he come late on the other days. Those who come late were given only half of the salary for that day. What was the total salary paid per month to the worker who come to in time every day and was never absent? हमें क्या करा है, एक श्रमिक को 30 दिन के लिए 1700 रुपए दिए गए, इसके दौरान में 4 दिन तो एब्सेंट था। प्रत्येक एब्सेंट रहने वाले दिन के लिए उसे 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाता है उससे। 18 दिन उसे पूरी सैलरी दी गई और बाकी के दिन उसे आधी सैलरी दी गई क्योंकि वो लेट आया था। तो अगर किसी महीने वो पूरा टाइम पर आए, ना लेट आए ना एब्सेंट रहे, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। मान लिया उस मजदूर की पर डे जो सैलरी थी, पर डे का जो उसका वेजेस था वो मान लिया x रुपए था। अब वो 18 दिन पूरा टाइम से आया, उसको पूरी सैलरी मिली, पर डे x रुपए के हिसाब से 18 दिन की सैलरी 18x। 30 में से 18 दिन उसने सैलरी ले ली, बचे 12 दिन, इसमें से 4 दिन वो एब्सेंट था। रोज अगर एब्सेंट होता है तो 15 रुपए कटते हैं, तो 4 दिन के कितने रुपए कट जाएंगे 60 रुपए, उसकी सैलरी में से 60 रुपए कट जाएंगे। 12 में से 4 ये भी दिन गए तो कितने दिन बचे 8 दिन। 8 दिन की उसको आधी सैलरी मिली। रोज की अगर x/2 सैलरी मिली तो 8 दिन की कितनी सैलरी मिली 4x। इन सब का टोटल मिलाकर उसको कितने रुपए मिले 1700 रुपए। 18 दिन कंप्लीट आया तो 18x मिले। अब 8 दिन उसने 8 दिन ऐसे थे जिसमें वो लेट आया तो उसको आधे ही टाइम की सैलरी मिली, इसका मतलब 4 दिन की सैलरी 4x। 4 दिन छुट्टी पर था, रोज के 15 रुपए कटते हैं तो 60 रुपए कट गई,
तो टोटल मिलाकर कितना बना 1700 रुपये। तो क्या आ जाएगा 22x बराबर 60 उधर जाते ही प्लस का 1760 रुपये। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1760 बटा 22 80 रुपये। इसका मतलब पर डे उसका वेजेज कितना था 80 रुपये। अब वो 30 के 30 दिन अगर लगातार काम करे, छुट्टी नहीं ले, तो 80 रुपये पर डे के हिसाब से उसको कितने रुपए मिलेंगे 2400 रुपये। तो पूरे महीने की उसकी सैलरी कितनी हो गई 2400। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो आज के पेपर के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई परेशानी आए, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।